हेलो बच्चों, वेलकम टू कॉन्फिडेंस क्लासेस। माय नेम इज शेख हाफिज सलीम। आज हम पढ़ने वाले हैं 10th आईसीएसई बोर्ड का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। तो बच्चों, इस चैप्टर में हम लोग को मेनली पढ़ना है हमारा पहली जंग आज़ादी, जिसकी हमने कोशिश की थी लेकिन वो कामयाब नहीं हो सका। लेकिन हमने उसको क्या किया था, इनिशिएट किया हुआ था वो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को। कब हुआ था ये हमारा 1857 में हुआ था। अच्छा, ये जो रिवॉल्ट था ये हमने किसके अगेंस्ट में लड़ा था? तो ये हमने किसके अगेंस्ट में लड़ा था? ब्रिटिश के अगेंस्ट में लड़ा था। उन्हीं के अगेंस्ट क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ तो कॉलोनी और भी लोगों की थी ना, जैसे पुर्तगाल हो गए, फ्रेंच हो गया, ये लोग की भी डच हो गया, ये सबकी कॉलोनी हमारे यहाँ पे थी। लेकिन ब्रिटिश का ही हमने क्यों उनसे रिवॉल्ट किया? इसीलिए क्योंकि शुरुआती दौर में हमारी इंडिया के रास्ते की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने, जो कि कहाँ का था? पुर्तगाल का था। वो 1499 में यहाँ पर आया हुआ था। उसने हमारे समुद्री रास्ते की खोज की थी, समुद्री रास्ते की, इंडिया की। ठीक है, तो उससे क्या हुआ, हमारे इंडिया आने का रास्ता सभी को पता चल गया, पूरे यूरोपियन कंट्रीज को पता चल गया। उसके बाद इंडिया में एंट्री किसकी होती है? 1700 के टाइम पीरियड में किसकी एंट्री होती है हमारे इंडिया में? ब्रिटिश की एंट्री होती है। और वो लोग हमारे यहाँ पे क्या बनकर आते हैं? एज अ ट्रेडर बन के आते हैं। धीरे 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 उनका ट्रेड जो होता है वो यहाँ पे बढ़ता है। और वो लोग जब ट्रेड की नियत उन लोग की कॉन्क्वेस्ट में बदलने लगती है, तो वो लोग अपने गलत काम करने लगते हैं यहाँ पे। जैसे वो लोग का ट्रेड से नियत भटक करके अब वो लोग का नियत किस पे चला जाता है कि हम इन पर कब्जा करेंगे। वो लोग की चाहत ये हो जाती है। शुरुआत में तो ट्रेड ही करना चाह रहे थे, लेकिन धीरे धीरे जब उन लोगों ने सोचा कि हम तो यहाँ की जमीन को भी कब्जा कर सकते हैं, तब वो लोग ने क्या किया, हम पर कब्जा करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये जो हमारा रिवॉल्ट हुआ था फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का, ये रिवॉल्ट, इसका मतलब क्या होता है? रिवॉल्ट का मतलब विद्रोह करना, किसी के अगेंस्ट लड़ना, है ना। तो हम लोग किसके अगेंस्ट में लड़ रहे थे? ये जो हमारा इंडिपेंडेंस का वॉर था किसके अगेंस्ट था? ब्रिटिशर के अगेंस्ट था। शुरुआत में ये लोग क्या बनकर आए थे? ट्रेडर। बाद में ये लोग क्या बन गए? हमारे इंडिया के विलन बन गए ना। इन्हीं लोग ने तो हमारी पूरी जो सोने की चिड़िया बोलते थे इंडिया को, इन लोग ने सारी चीजों को क्या है, लूट के ले गया। राजा महाराजाओं की सारी चीजों को इसने क्या है, इन लोगों ने हमारे यहाँ से ले गया। तो बच्चों, हमें ये पढ़ना है कि जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था 1857 में, इसके रीजन क्या थे, क्यों ये हुआ था? इतने वक्त तक तो ये शांत था। वो लोग 1604 के टाइम पीरियड में हमारे इंडिया में आए थे, है ना। 1604 ऐसी कुछ टाइम पीरियड में वो लोग हमारे यहाँ पे एंट्री किए थे। तो उस वक्त ऐसा कुछ हुआ नहीं। 100 साल हो गया, 200 साल हो गया, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन 1857 में ही क्यों कुछ हुआ? कहते हैं ना कि हाँ, कोई भी चीज अचानक से नहीं होती है, वो एक सीरीज ऑफ इवेंट से होती है। तो हमें क्या है, वो सारे कॉजेस को जानना है जिसकी वजह से हमारा ये रिवॉल्ट हुआ था। ऐसी कौन सी कॉजेस थी, ऐसी कौन सी वजह थी जिसकी वजह से ये जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है ये एग्जिस्ट में आया, वो सारी ही चीजों को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसको क्या है, टाइम पीरियड में बांट देंगे। शुरुआत का जो इन लोग का टाइम पीरियड था वो तो इन लोग ने क्या किए थे, अपना ट्रेड किए थे। शुरुआती टाइम पीरियड में इन लोग ने अपना ट्रेड किए थे। बाद में 1757 से लेकर के 1857, ये टाइम पीरियड हम लोग ने किसको दिया हुआ है? ईस्ट इंडिया कंपनी को। हाँ बच्चों, ईस्ट इंडिया कंपनी को। ये वही ईस्ट इंडिया कंपनी है जो कि कहां से आई थी? ब्रिटेन से आई थी। ये वो कंपनी थी जिनको ये अधिकार मिला था, वहां की जो क्वीन थी उनसे उनको ये अधिकार मिला हुआ था कि आप क्या है, एशिया में जाके, इंडिया में क्या है, आप जाके ट्रेड कर सकते हैं। किनको मिला था ये अधिकार? ईस्ट इंडिया कंपनी को। उनको मोनोपोली मिली हुई थी। मोनोपोली यानी कि जो एक ही व्यक्ति वहां पे वो चीज कर सकता है, कोई और उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते। तो इनको मोनोपोली मिली हुई थी कि वहां पे जाकर व्यापार करे। ईस्ट इंडिया कंपनी को ये मोनोपोली मिली हुई थी। ठीक है, तो शुरुआती टाइम में 1757 से लेकर के 1857 के टाइम पीरियड के बीच में किसने रूल किया हम पर? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। लेकिन जैसे ही 1857 में रिवॉल्ट हो गया तो ब्रिटिश लोग डर गए। वहां की जो क्वीन थी वो डर गई कि भाई इन लोग की अगर हाथ में जिम्मेदारी दे दी जाए तो ये लोग तो हमारा पूरा डुबा देंगे। जितना भी हमने यहाँ पूरा बसा बसाया, अपना पूरा कॉन्क्वेस्ट किया है, पूरी टेरिटरी को एनेक्स किया है, वो सब चला जाएगा, है ना। तो यहाँ से अब पावर किसके हाथ में चली जाती है? 1857 से हमारा जब आजाद होता है देश 1947 तक, यहाँ की पावर अब किसके हाथ में चली जाती है? क्राउन के हाथ में। यानी कि डायरेक्ट जो ब्रिटिश क्वीन थी ना, डायरेक्ट उसके हाथ में पावर चली जाती है। ठीक है बच्चा लोग, तो ये हो गया मोटा माटी ओवरव्यू। अब इसके बाद हम लोग को देखना है कि वो एक्चुअली कौन से कॉजेस थे जिसकी वजह से ये जो हमारा फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था ये वजूद में आया, ये एग्जिस्ट में आया। हमें अब ये सारी बातों को देखना है। तो बढ़ते हम लोग। ठीक है, तो पहला हमारा क्या है, हम लोग इसके मेनली 4 कॉजेस देखने वाले हैं। पहला होगा पॉलिटिकल, दूसरा सोशल, तीसरा इकोनॉमिकल और चौथा होगा मिलिट्री कॉजेस। ठीक है, तो पहला हमको देखना है पॉलिटिकल कॉज। पहला हमारा आएगा पॉलिटिकल कॉज। इसमें भी बहुत सारे हैं, सबको हम लोग आज एक एक करके देखेंगे।
पॉलिटिकल कॉज में सबसे पहले आता है हमारा पॉलिसी ऑफ एक्सपांशन। सबसे पहला अपना टॉपिक कौन सा आता है? पॉलिसी ऑफ एक्सपांशन, पहला टॉपिक। एक्सपांशन यानी कि अपनी टेरिटरी को आगे बढ़ाना। एक्सपांशन यानी कि अपनी टेरिटरी को आगे बढ़ाना। तो ये लोग ने क्या किया? अपनी टेरिटरी को आगे बढ़ाने के लिए डिफरेंट मेथड का इन लोग ने प्रयोग किया। डिफरेंट मेथड यानी कि अलग अलग तरीके के इन लोग ने पॉलिसी को लेकर आया। अभी मैंने बताया ना ये एक्सपांशन किस चीज का था? पॉलिसीज का था। पॉलिसी नई पॉलिसी लगा करके ये लोग ने क्या है अपनी जो टेरिटरी है उसको बढ़ाना चालू कर दिया। तो सबसे पहला इन लोग का पॉलिसी कौन सा था पहले वो देखना है, फिर उसके बाद धीरे धीरे आगे। तो सबसे पहला कौन सा है? बाय आउटराइट वॉर। सबसे पहला है बाय आउटराइट वॉर। इसमें इन लोग ने क्या किया? लगातार एक एक करके इन लोग ने बहुत सारी वॉर लड़ी, बहुत सारी जंगें लड़ी। एक एक करके जितनी भी प्रिंसली स्टेट थी, जितने भी राजा लोग रूल करके रखे हुए थे, वो सबको इन लोग ने धीरे धीरे करके कब्जा कर लिया। जैसे कि बाय आउटराइट वॉर में हमारा सबसे पहले कौन सा आता है? सबसे पहला वाला जहां से इन लोग का कब्जा शुरू हुआ था, सबसे पहले तो हम उसी को देखेंगे। कौन सा है वो? 1757 का 1757 का कौन सा है अपना? बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी अवध में हुआ था ये, ठीक है। इसके बाद ये लोग का जो पावर रहता है वो यहाँ पे धीरे धीरे बोलते हैं ना नींव रखा जाना, ये वो उन लोग की नींव थी, ठीक है। इसके बाद आता है इसी का थोड़ा आगे का 64 का कौन सा अपना? बक्सर। ऐसे ही करते करते वो लोग ने क्या है बहुत सारी वॉर यहाँ पे लड़ी और उसके बाद क्या है हमारे पूरी जमीन को ये लोग ने कब्जा करना चालू कर दिया। इसी में और आता है एंग्लो मराठा की 3 वॉर हुई थी। उसके बाद आती है एंग्लो मैसूर। ये एंग्लो ब्रिटिश को दर्शा रहा है, ठीक है। ये जो एंग्लो है वो किसको दर्शा रहा है? ब्रिटिश को दर्शा रहा है। तो एंग्लो मराठा, एंग्लो मैसूर। इसी मैसूर में कौन थे हमारे? टीपू सुल्तान थे। 1799 में उनका मतलब उनकी मौत हो गई थी, ठीक है। और कौन सा आता है? सिख का वॉर भी आता है, सिख वॉर। ये भी 2 हुई थी, ठीक है। तो ऐसे ही करते करते इन लोग ने बहुत सारी वॉर लड़ी और ये सब वॉर का नतीजा क्या निकला? नतीजा यही निकला कि ये लोग धीरे धीरे करके जीतते चले गए। यानी कि देखो अगर ये एंग्लो मराठा वॉर अगर ये 3 हुई है तो 2 में तो ये लोग हारे होंगे और लास्ट वाला जो होगा तीसरा वाला उसमें लोग जीत गए। वैसे एंग्लो मैसूर 4 हुआ, आखिरी वाले में ये लोग जीत गए, 3 में हार गए थे। सिख वॉर भी 2 हुआ था, पहले वाले में हार गए थे, दूसरे वाले में ये लोग जीत गए। ऐसे ही करते करते ये लोग ने क्या है बहुत सारे वॉर लड़ी और हमारी पूरी जमीन को ये लोग ने कब्जा कर लिया। तो पॉलिसी ऑफ एक्सपांशन में सबसे पहला क्या आया? बाय आउटराइट वॉर, जिसको हमने देख लिया है। उसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। वो कौन सा है? बाय आउटराइट वॉर हो गया। उसके बाद आता है हमारा सब्सिडरी अलायंस, ठीक है। सब्सिडरी अलायंस, ठीक है। सब्सिडरी अलायंस। अब ये सब्सिडरी अलायंस को इंट्रोड्यूस किसने किया सबसे पहले वो देखना है। देखो बच्चों ये जो सारी डेट्स है कि सब्सिडरी अलायंस को इंट्रोड्यूस किसने किया, अगर कोई पॉलिसी है तो इसको इंट्रोड्यूस कब किया गया और किसने किया, ये दोनों चीजें याद होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सेकंड अपना क्या है पॉइंट? सब्सिडरी अलायंस। इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने इसको क्या है इंट्रोड्यूस किया था। कब किया था इन्होंने इंट्रोड्यूस? 1798 में इन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था। अब इसके अकॉर्डिंग इनका कहना क्या था? इसके अकॉर्डिंग इनका कहना क्या था सब्सिडरी अलायंस में? इन्होंने ये कहा कि जितनी भी प्रिंसली स्टेट है, ठीक है, जितनी भी स्टेट है वो सबको हमारे जो एग्रीमेंट है ये कौन सा सब्सिडरी अलायंस का, इसको मानना पड़ेगा, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब इसमें क्या था, क्या क्या इसमें बात लिखी गई थी कि जो सुप्रीम पावर होगी वो कौन होगी? कौन सुप्रीम होगा? ऑफ कोर्स उनके मुताबिक चलना है तो ब्रिटिश होंगे, ठीक है। इनका ये कहना था। मतलब मान लो सब्सिडरी अलायंस, जैसे सामने वाला कोई राजा है, अवध का राजा है, तो उसको क्या बोला गया कि आपको इसको क्या है मानना पड़ेगा। तो वो राजा जब देखा कि हाँ इसकी ये डिमांड है, तब फिर ये ऐसे ही मामला हुआ करता था। तो पहला पॉइंट क्या था उसका? डिमांड क्या थी सब्सिडरी अलायंस की? पहला चीज ये कि आपको क्या मानना पड़ेगा कि ब्रिटिश सुप्रीम है, पहला। उसके बाद क्या बोला गया कि आपका जितना भी फॉरेन रिलेशन है, जितना भी फॉरेन का रिलेशन है वो हमारी इजाजत के बिना नहीं होना चाहिए। फॉरेन रिलेशन किसके अकॉर्डिंग होगा? अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश होगा, ठीक है। आगे ये लोग खुद के ओन ट्रूप नहीं रख सकते हैं, खुद के ओन ट्रूप्स नहीं रख सकते हैं, बल्कि इनका ख्याल कौन रखेगा? इनको ट्रूप्स कौन प्रोवाइड करेगा? तो प्रोवाइड कौन करेगा? ऑफ कोर्स कौन प्रोवाइड करेगा? ब्रिटिश प्रोवाइड करेंगी, ठीक है। इन्हीं के कॉस्ट पे क्या है ब्रिटिश इनको ट्रूप्स प्रोवाइड करेगी, ठीक है।
तो ये सारे क्या थे, इसके फीचर थे। फीचर क्या बोला जाएगा, हम लोग तो तकलीफ में ही थे ना, ये काहे का फीचर है, कुछ फीचर नहीं है। हमारे ही इंडिया में आकर के हमारे ही राजा को डरा के धमका करके ये सारे उन लोग काम करवाते थे, ठीक है। तो हम हमारा सेकंड टॉपिक भी हो गया सब्सिडरी अलायंस का। लॉर्ड वेलेस्ली ने इसको इंट्रोड्यूस किया था 1798 में। अच्छा, पहली बात एक और चीज याद रखना है, जैसे ये अगर सब्सिडरी अलायंस है तो ये सबसे पहले कहां इंट्रोड्यूस हुआ था, तो वो भी देखेंगे हम लोग। सबसे पहले कहां इंट्रोड्यूस हुआ था, हैदराबाद में। कब हुआ था, जिस साल इंट्रोड्यूस हुआ उसी साल कहां पे लग गया, हैदराबाद में। अवध में भी लगा था, अवध भी इसके अंडर में आ गया था। ये कब आया था, 1801 में। बात क्लियर है, 1801 में ये आया हुआ था, ठीक है। तो अपना क्या है, पॉलिसी ऑफ एक्सपांशन में दो चीजें हो गई है। पहला कौन सा, बाय आउटराइट वॉर। दूसरा पॉलिसी कौन सा था, सब्सिडरी अलायंस। अब हम लोग चलेंगे तीसरे पॉलिसी की तरफ। चलो, तीसरा पॉलिसी अपना कौन सा था, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। अब इसमें क्या बोला गया वो भी देखेंगे हम लोग। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स किसने इंट्रोड्यूस किया, वही बात, और कब इंट्रोड्यूस किया वही बात मैं बोलूंगी। तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को किसने इंट्रोड्यूस किया था, लॉर्ड डलहौजी ने। डीडी से याद रख सकते हो ना कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स भी था, और वो जो लॉर्ड था उसका नाम क्या था, डलहौजी था, ठीक है। इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था, डलहौजी ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, लॉर्ड डलहौजी। ओके, यहाँ पे लॉर्ड लगा देना। तो लॉर्ड डलहौजी ने इसको इंट्रोड्यूस कब किया था, 1848 में, ठीक है। 1848 में इसको इंट्रोड्यूस किया था। अब इसके अकॉर्डिंग इनका मान्यता क्या था, जैसे सब्सिडरी अलायंस से पढ़े ना कि वो सब्सिडरी अलायंस क्या चाहता था, वैसे ये भी क्या है, हमसे कुछ चाह रहे हैं। ये लोग बिना चाह के कुछ भी नहीं रखे थे, एकदम सेल्फिश थे ये लोग, ठीक है। तो पहला क्या था कि देखो, पहले ये होता था ना कि अगर राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ऐसा वाला सिस्टम था। लेकिन अगर राजा का कोई अपना खुद का बच्चा नहीं है तो वो क्या है, अडॉप्टेड सन को भी वो लोग राजगद्दी में बैठा देते थे। लेकिन डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में क्या बोला कि अगर आपका खुद का ओन हेरिट नहीं है, ठीक है, ओन हायर, हायर लिख सकते हैं क्योंकि हायर ही तुम एज अ उसमें मेंशन है, ठीक है, हम लोग हायर लिखेंगे। अगर आपका खुद का बच्चा नहीं है तो क्या है, वो टेरिटरी किसके अंडर में आ जाएगी, कि जो आपकी टेरिटरी है, सॉरी आपकी जो टेरिटरी है वो किसके अंदर में आ जाएगी, अंडर ब्रिटिश के कंट्रोल में आ जाएगी, ठीक है। ये बात बोली गई कि अगर खुद का कोई अपना बच्चा नहीं है तो वो जमीन अब किसके अंडर में आ जाएगी, ब्रिटिश के अंडर में आ जाएगी। ये बात बोली गई, ठीक है। अब इसमें कौन कौन सी जो स्टेट है वो कौन कौन सी आई थी, झांसी आ गई थी, हमारी थी ना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, वो उनका भी बच्चा था एक, तो उनका खुद का तो था नहीं, तो उन्होंने क्या है, अडॉप्टेड जो सन उनका था उसको उन्होंने क्या है, राजगद्दी में बैठा दिया जब उनके हस्बैंड की मृत्यु हो गई। लेकिन क्या है, इन लोग ने, डलहौजी ने उनके ऊपर ये चीज को अप्लाई कर दिया कि भाई आपका खुद का तो बच्चा है नहीं, ये तो अडॉप्टेड सन है ना, तो आपकी टेरिटरी अब हमारी हो गई। उसलिए वो भी क्या है, इनसे खुन्नस में हुआ करती थी। झांसी हो गया, सतारा हो गया, ठीक है। ऐसी बहुत सारी हमारे पास स्टेट थी उस वक्त की, मतलब वहां पे राजा रूल करते थे, जिसको क्या है इन लोग ने अपने कब्जे में ले लिए। कैसे, तो बाय डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को इंट्रोड्यूस करके। किसने किया था, डलहौजी ने, और कब किया था, 1848 में इसको इंट्रोड्यूस किया था। अब उसके बाद हमारा लास्ट वाला आता है पॉलिसी, वो कौन सा है, इल्लीगल मिसरूल। लास्ट वाला टॉपिक कौन सा है, मिसरूल का। मिसरूल बोल करके कितना फुद्दू सा इन लोग ने एग्जांपल अपने को दे करके क्या बोलेंगे उसको, एग्जांपल बहाना मार करके ये लोग ने क्या है, हमसे हमारी टेरिटरी को ले लिया। क्या बोल करके कि ये जो आपका स्टेट है ये आपसे अच्छे से गवर्न नहीं हो रहा है, एक काम करिए इसको हमको दे दीजिए। मतलब हद है, ये बात वो लोग क्या है बोले थे, ठीक है। क्या बोले थे कि ये क्या है, अच्छे से गवर्न नहीं हो रहा है, जो इसका गवर्नेंस का सिस्टम है, जो ये गवर्न हो रहा है वो अच्छे से नहीं हो रहा है। अब ये क्या है, ये हमारे अंडर में दे दीजिए हमको, ये बात बोली गई, ठीक है। तो जो डलहौजी था, डलहौजी इसने क्या है 1856 में किसको अपने अंडर में ले लिया था, अवध को। अवध का इसने क्या है, अनाउंस कर दिया था, क्या चीज के लिए, कि ये क्या है, मिस रूल हो रहा है और इसको अब किसके अंडर में आना चाहिए, अब इसको हम रूल करेंगे, ये बात उसने बोल दिया था। अब हम रूल करेंगे तो पहले ही तो प्रॉब्लम बहुत सारी फेस कर रहे थे ना हम जनता। अब ब्रिटिश, पहले तो वो लोग राजा के अंदर थे, थोड़ा तसल्ली भी था उन लोगों को कि हाँ भाई हम अपने राजा के अंडर में हैं। लेकिन अब वो लोग क्या है, ब्रिटिश के अंडर में थे, वो लोग को और बहुत ज्यादा तकलीफों का सामना करना पड़ रहा था। अब वो चीज हम लोग को देखनी है। पहला चीज क्या है, जहां पर भी ब्रिटिश का सरकार रहेगा वहां पे क्या रहेगा, टैक्स। तो ये लोग क्या है, अब आम जनता को, जितने भी पीपल थे, अब उनको क्या है, टैक्स का डिमांड था भाई। टैक्स किसके ऊपर, तो हाउस के ऊपर भी और फूड के ऊपर भी।
ये सब पे क्या है, ये लोग को टैक्स भरना पड़ेगा। आगे, जब जाहिर सी बात है जब राजा कोई हटा दिया गया तो राजा के अंदर बहुत सारी मिनिस्ट्री रहती है, नोबल रहते हैं, वो सबकी क्या हो गई, जॉब चली गई। ठीक है, इन लोग ने अपनी जॉब को क्या कर दिए, लॉस कर दिए, खो दी अपनी जॉब को। ठीक है, ये सारी चीजें किसमें हुई थी, हमारे मिसरूल में हुई थी। किसने इसको, अवध को किसने अपने अंडर में लिया था, डलहौजी ने लिया था 1856 में, और पीपल को इसमें टैक्स देना पड़ रहा था। किस किस के ऊपर, हाउस के ऊपर, फूड के ऊपर, जॉब भी चली गई थी, ये सारी चीजें हो रही थी। उसके बाद एक और पॉइंट आता है जमींदार का। जमींदारों से भी इनकी जमीन कैप्चर करी जा रही थी, इसलिए जमींदार भी क्या हो गए थे, ब्रिटिश के अगेंस्ट हो गए थे, ब्रिटिश के क्या हो गए थे, अगेंस्ट हो गए थे। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। कौन कौन सा हम लोगों ने टॉपिक पढ़े अभी, पॉलिटिकल कॉज में, पॉलिटिकल कॉज का, ठीक है, इसमें हम लोग ने क्या अभी पढ़े, पॉलिसी ऑफ एक्सपांशन, ये एक टॉपिक हम लोग का भी हुआ है, पॉलिसी ऑफ एक्सपांशन। इसमें हमने क्या देखे, वॉर, जो लगातार इन लोग ने वॉर लड़ रहे थे। दूसरा कौन सा हम लोग ने देखे थे, सब्सिडरी अलायंस। तीसरा क्या देखे हम लोग ने, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। फिर इसके बाद हम लोग ने और कौन सा देखे, मिस रूल का। ठीक है, ये तो ये अपना जो पहला पॉइंट था, पहला पॉलिटिकल कॉज का पहला पॉइंट, पॉलिसी ऑफ एक्सपांशन, ये अपना कवर हो चुका है। अब चलते हैं हम लोग दूसरे पॉइंट की तरफ। वो कौन सा है, तो वो है डिसरिस्पेक्ट ऑफ द बहादुर शाह जफर। ठीक है, जो अपने लास्ट मुगल एम्पायर थे उनकी बात मैं कर रही हूं। ठीक है, सेकंड अपना क्या था है, बहादुर शाह जफर का। बहादुर शाह जफर का, ठीक है, इनका क्या था, डिसरिस्पेक्ट था, इनको डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा था। अब डिसरिस्पेक्ट में क्या आता है, बहादुर शाह जफर मालूम ही होगा आप लोग को, हमारे लास्ट रूलर थे, किसके, मुगल एम्पायर के हमारे लास्ट रूलर थे। ठीक है, इनके लिए क्या बोला गया, जो फर्स्ट था कौन, डलहौजी। डलहौजी ने क्या बोला, डलहौजी ने बड़े कारनामे किए, बहुत कारनामे के, सारी शरारतें इसी ने की थी। ठीक है, तो डलहौजी ने क्या बोला, 1849 में इसने क्या बोला कि अब जो है बहादुर शाह जफर जो है वो कहाँ रहते थे, रेड फोर्ट में, लाल किला में। किसने बनाया था, शाहजहां ने बनवाया था। ठीक है, तो ये जो इनका जो एरिया है, जो इनका रहने का जगह है, वो कौन सा है, रेड फोर्ट है। तो हम इनको क्या करेंगे, अब रेड फोर्ट से शिफ्ट कर देंगे। अब इनको रेड फोर्ट में नहीं रहना है, कहाँ पे शिफ्ट करेंगे, तो शिफ्टेड कहाँ पे, तो नियर कुतुब मीनार। कुतुब मीनार के पास क्या है, अब इनको शिफ्ट कर देंगे, मतलब जो रेड फोर्ट है अब इनको यहाँ से हटा देंगे और कहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, कुतुब मीनार पे। फिर दूसरा, एक तो महाशय ये थे डलहौजी में, ठीक है, एक डलहौजी थे। दूसरे महाशय कौन थे, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग दूसरे महाशय ये थे। इन्होंने 1856 में इन्होंने क्या बोला कि जो अब इनका सक्सेसर रहेगा, सक्सेसर मालूम है ना, जो सक्सेसर, जो आने वाली जनरेशन रहती है, ठीक है, सक्सेसर पे इन्होंने क्या बोला कि जो अब सक्सेसर आएगा उसको कोई भी महाराजा, राजा, ये सब का कोई भी टाइटल नहीं मिलेगा। यानी कि लगभग यूं समझ लो कि इसने क्या बोल दिया, अबॉलिश कर दिया। किस चीज को इसने अबॉलिश कर दिया, टाइटल को अबॉलिश कर दिया। और क्या बोला कि अब जो भी सक्सेसर आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉर्मली प्रिंस का नाम देंगे। ठीक है, सिर्फ उसको प्रिंस बुलाएंगे, कोई राजा, कोई महाराजा, ऐसे वैसे नाम नहीं दिया जाएगा, सिर्फ उसको नॉर्मल प्रिंस बोलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया अपना सेकंड पॉइंट, बहादुर शाह जफर की डिसरिस्पेक्ट किसने किया था, डलहौजी। वैसे तो अंग्रेज सभी करते थे, लेकिन यहाँ पे नाम किसका है, डलहौजी। 1849 में इसने क्या बोला कि वो रेड फोर्ट से शिफ्ट होंगे कुतुब मीनार की तरफ। और दूसरा क्या था पॉइंट, लॉर्ड कैनिंग ने 1856 में क्या बोला कि अब जो इनके सक्सेसर आएंगे, जो इनका आने वाला जो भी जनरेशन रहेगा, वो क्या है, उनको कोई भी प्रकार का टाइटल नहीं मिलेगा, उनको नॉर्मली क्या बोला जाएगा, प्रिंस बोला जाएगा। सेकंड पॉइंट हो गया। अब चलते हम लोग अपने थर्ड पे, कौन सा है, नाना साहेब। थर्ड वाला क्या है अपना, ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट किसको, हमारे नाना साहेब को। थर्ड अपना क्या है, जो नाना साहेब को इलेक्ट्रीट कर रहे थे, हम लोग अब उसकी बात करेंगे। तो ये जो है हमारे नाना साहेब कौन थे, जो हमारे पेशवा थे, जो हमारे पेशवा थे, पेशवा बाजीराव सेकंड। ये इनके क्या थे, पेशवा बाजीराव सेकंड के अडॉप्टेड सन थे। कौन थे, अडॉप्टेड सन थे। जब उनकी मृत्यु हुई
ठीक है, जब उनकी मृत्यु हुई तो उनका जो पेंशन आ रहा था वो किसको आ रहा था, नाना साहेब को आ रहा था। ठीक है, और मैंने इसके पहले ही डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में बता दिया है कि अडॉप्टेड सन को कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ पे जो पेशवा की आफ्टर डेथ, जब ये मर गए थे, जब इनकी मृत्यु हो गई थी, तो आफ्टर डेथ इनको क्या मिल रहा था, जो भी पेंशन मिल रहा था वो किसको मिल रहा था, नाना साहेब को मिल रहा था। तो इन लोग ने देने से मना कर दिए, किसको, नाना साहेब को अपने, ठीक है, देने से मना कर दिए पेंशन। अब वो किसी को ही बुरा लगेगा। ठीक है, अब दूसरा चीज उन्होंने क्या बोला कि नाना साहेब को कहीं और शिफ्ट होना पड़ेगा। ठीक है, इनकी फैमिली कहाँ रहती थी, फैमिली रहती थी पुणे में, और इनको शिफ्ट करने की कहां बात की जा रही थी, इनको शिफ्ट करने के लिए बोला जा रहा था कानपुर में। क्लियर है, ठीक है, तो इनकी फैमिली रहती थी पुणे में और इनको शिफ्ट करने की बात कहां की जा रही थी, कानपुर में। तो ये अपना थर्ड टॉपिक हो गया, ट्रीटमेंट जो कि किसको दी जा रही थी, नाना साहेब को दी जा रही थी। क्या इसमें जो पेशवा बाजीराव सेकंड थे उनके क्या थे, अडॉप्टेड सन थे, उनको जो पेंशन मिल रही थी वो पेंशन मिलनी बंद हो गई। इनकी फैमिली पुणे में रहती थी और इनको उनसे अलग करके कानपुर में भेजा जा रहा था। ठीक है, बाद में ये वहां से निकलेंगे और दिल्ली से होते हुए और अलग अलग जगह से होते हुए लोगों का सपोर्ट इकट्ठा करेंगे, कब, 1857 के रिवॉल्ट में। उस वक्त ये क्या है, ये सारे काम को अंजाम देंगे। ठीक है, तो अपना थर्ड टॉपिक हो गया ट्रीटमेंट गिवन टू नाना साहेब। उसके बाद कौन सा, लास्ट वाला, एब्सेंटी सोवरेंटी ऑफ द ब्रिटिश। ठीक है, लास्ट 4 पॉइंट कौन सा है, एब्सेंटी ऑफ सोवरेंटी। किसका, ब्रिटिश का। भाई ब्रिटिश यहाँ पे रहते भी नहीं थे, यहाँ पे रहते भी नहीं थे, वो लोग कहीं और रह के, हजारों मील दूर रह के जो हम पे रूल कर रहे थे ना, उसको क्या बोला गया है, एब्सेंटी ऑफ सोवरेंटी। वो लोग की सोवरेंटी यहाँ पे नहीं थी, एब्सेंट था वो चीज। ठीक है, और वो लोग इतना दूर रह करके, यानी कि एकदम हजारों मील दूर रह करके, 1000 मील दूर रह करके वो लोग क्या है, हम पे पार हो करके भी क्या है, हम पे रूल कर रहे थे। ठीक है, और रूल भी कैसे कर रहे थे, हमारे ही जरिए वो हम पर रूल कर रहे थे। ठीक है, ये सारा अपना टॉपिक कवर हो गया। ओके बच्चा लोग, अब मैं इसको एक बार तुम लोग को समराइज करवाऊंगी कि हम लोग ने अभी पॉलिटिकल कॉज में कौन कौन सी चीजें देखी हैं, मैं उसको तुम लोग को समराइज करवाऊंगी। बताया था मैंने शुरू में ही कि हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, पॉलिटिकल कॉज, दूसरा पढ़ेंगे सोशल कॉज, उसके बाद कौन सा पढ़ेंगे, इकोनॉमिकल कॉज, लास्ट वाला कौन सा है, मिलिट्री कॉज। ठीक है, तो पॉलिटिकल कॉज में भी हम लोग ने कौन सी चीजें देखी है, 4 चीजें देखी ना, कौन कौन सी, पहला तो है पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन, जिसे मैंने तुम लोग को 4 चीज बताई पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन में। 4 चीज कौन सी, एक तो आउटराइट वॉर, ठीक है, जो भी उन लोग का पॉलिसी था, सब्सिडरी अलायंस, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और इलीगल मेस रूल, वो मैंने शुरुआत में 4 बताई थी। उसके बाद सेकंड कौन सा था, जो भी डिसरिस्पेक्ट था, जो कि किसके लिए था, बहादुर शाह जफर के लिए था। ठीक है, अपने बहादुर शाह जफर सेकंड, इनके लिए जो भी हो रहा था डिसरिस्पेक्ट, वो सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड में हम लोग ने क्या पढ़े, ट्रीटमेंट, जो कि किसको दी जा रही थी, नाना साहेब को, वो भी देख लिए। और लास्ट वाला अपने हम लोग ने कौन सा पढ़े हैं अभी, जो एब्सेंटी ऑफ सोवरेंटी थी। ठीक है, किसकी थी एब्सेंटी ऑफ सोवरेंटी, ब्रिटिश की थी। तो ये टॉपिक हम लोग कंप्लीट हो गया, यानी कि पॉलिटिकल कॉज जो था अपना वो कंप्लीट हो गया, पॉलिटिकल कॉज। ठीक है, अब इसके बाद कौन सा टॉपिक आता है हमारा, सोशल कॉज। सोशल कॉज यानी कि उन लोग का समाज में वो लोग ने ऐसी कौन कौन सी हरकतें की जिसकी वजह से लोग खुन्नस में आ गए। पॉलिटिकली तो देख लिए ना कि राजाओं लोग के बीच में उन लोग क्यों चिड़े हुए थे, राजा लोग उनसे, तो हम लोग ने ये चीज देख ली है। ठीक है, अब देखना है कि वो लोग सोसाइटी में आम जनता के साथ क्या किए कि वो लोग चिड़े हुए थे। ठीक है, ये सारी चीजों का भी हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, चलो सोशल कॉज में, सोशल कॉज में सबसे पहला आता है इंटरफेरेंस सोशल कस्टम। जो हमारा इंटरफेरेंस है, कोई नहीं चाहता है इंटरफेयर करना किसी भी चीज में, किसमें लोग ने किए थे, उन लोग के कस्टम में किए थे। भाई धर्म जात के बीच में बोलना सबसे बेवकूफी वाला मामला है आज की डेट में। ठीक है, तो इंटरफेयर कैसे किए थे ये लोग ने, जब हमारे इंडिया में ये लोग आए तो हमारे इंडिया में तो पहले से ही था ही दकियानुसी ख्यालात, जैसे औरतों को जला देना, सती प्रैक्टिस करना, फिर बच्चे में ही शादी करा देना, बाल विवाह कर देना, फिर जो विधवा अगर हो गई है तो वो शादी कभी नहीं कर सकती है, औरतों को हमेशा घर में बंद करके रखना, यानी कि औरतों के ऊपर तो बहुत ज्यादा ही अत्याचार हो रहा था। कहीं ना कहीं वो लोग ने ये काम अच्छा किए थे। ठीक है, जैसे कि वो लोग ने क्या क्या किए थे, सती प्रथा, सती प्रथा जो थी, सती का जो सिस्टम था, इसको ये लोग ने क्या कर दिए थे, बैन कर दिए थे। कब किए थे, 1829 में ये काम हुआ था। ठीक है, अब चिढ़ जाएगा सब कोई, जितना भी समाज था हमारा वो लोग चिढ़ गए थे। दूसरा चीज क्या है, जो विधवा थी, जो विडो थी,
उनकी क्या है, ये लोग ने रीमैरिज की बात की थी, ठीक है। विधवाओं की क्या है, रीमैरिज की बात करने लगे थे ये लोग, ठीक है, विधवा की रीमैरिज। और थर्ड पॉइंट क्या है, वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट कर रहे थे, वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट, किसके लिए प्रमोट कर रहे थे, तो गर्ल्स के लिए। और भाई गर्ल्स को तो वो लोग दबा के रखना चाहते थे ना, गर्ल्स को तो वो लोग दबा के रखना चाहते थे, वो लोग नहीं चाहते थे कि भाई गर्ल्स बाहर निकले कुछ करे, नहीं, वो लोग ये सब नहीं चाहते थे, ठीक है। ये कब हुआ था, 1856 में विधवाओं की रीमैरिज के लिए बोला गया। अब ये तीनों अगर पॉइंट को हम लोग देखें, सती प्रथा नहीं चाहते थे, भाई हमारा धर्म भ्रष्ट रहेगा, अगर लड़की लड़के के साथ अगर वो चिता पे नहीं जलेगी तो धर्म भ्रष्ट रहेगा। दूसरा चीज, विधवाओं की रीमैरिज तो ये तो अखंड पाप है ना, पहले के जमाने के मुताबिक। वेस्टर्न एजुकेशन, अगर लड़कियां पढ़ेंगी लिखेगी तो वो बिगड़ जाएंगी, खराब हो जाएगी, ये सब हमारे दकियानुसी ख्यालात उस वक्त के हुआ करते थे। तो ये इन लोग ने क्या है, इंटरफेयर किए थे हमारे मामले में, इंटरफेरेंस ऑफ सोशल कस्टम। तो ये टॉपिक हमारा हुआ पहला चीज, ठीक है। दूसरा, ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, ऑप्रीहेंशन ऑफ द इनोवेशन। ऑप्रीहेंशन यानी कि डर, कोई भी चीज का डर, किसका, तो इनोवेशन का। इनोवेशन वो लोग कर रहे थे ना, बहुत सारी चीजों को इन्वेंट कर रहे थे, इसका ये लोग को डर लग रहा था। जैसे कि यहाँ पे दो तुम लोग का एग्जांपल दिया हुआ है, एक तो है टेलीग्राफ का और दूसरा क्या है, रेलवे का। लोगों के बीच में बहुत सारी मान्यताएं थी, टेलीग्राफ को लेकर के, रेलवे को लेकर के बहुत सारी मान्यता थी। टेलीग्राफ में वो लोग की क्या सोच थी, ये कि जो नेटवर्क की जो तार लग रहे हैं, ये जो टेलीग्राफ की लोग तार लगा रहे हैं ना, ये तार में हम लोग का हैंग कर देंगे, हम लोग को लटका के मार देंगे, लोग फांसी लगा देंगे, ये लोग ऐसा लग रहा था, ठीक है। ये आम जनता क्या कर देंगे, हैंग कर देंगे। ये लोग सोच के एकदम डरे हुए थे कि भाई इनोवेशन हो रहा है तो हमारे गलत चीज हो रही है सोसाइटी में, ठीक है। रेलवे की बग्गिया रहती है, जो डिब्बे रहते हैं, उसमें ऊंची जात वाला आदमी, नीची जात वाला आदमी, सब कोई बैठेगा, तो धर्म तो भ्रष्ट हो गई ना पुराने जमाने के लोग का। तो वही बात है, रेलवे में क्या है, सब कोई एक साथ बैठेंगे, एक साथ मतलब मिलकर एक साथ एक बॉक्स में बैठेंगे, एक कंपार्टमेंट में बैठेंगे। तो इसीलिए इन लोगों को चिढ़ था कि भाई हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारा धर्म है, जो हमारा रिलीजन है, ये क्या है, पूरा भ्रष्ट हो जाएगा, एकदम हम लोग डूब जाएंगे। क्योंकि पहले तो वही चलता था ना भाई, अनटचेबल अगर टच भी कर दिया तो हम तो एकदम, हमको नहाना है, अब ऐसा सा सिस्टम हुआ करता था। तो यहाँ पे तुम लोग को अप्रीहेंशन ऑफ इनोवेशन में दो एग्जांपल दिया गया था, एक टेलीग्राफ का और एक रेलवे का। टेलीग्राफ में लोग क्या सोचते थे कि हमको हैंग कर दिया जाएगा, लटका दिया जाएगा, और दूसरे में लोग क्या सोचते थे कि हम लोग एक ही कंपार्टमेंट में बैठेंगे तो हम क्या है, हमारा धर्म भ्रष्ट रहेगा, छोटी जात वाला, नीची जात वाला, सब कोई क्या है हमारे साथ बैठेगा, मिक्स होगा, चीजें गड़बड़ाएंगी। ये सारी बातें उस वक्त लोगों के मन में थी। ये सब बोलो कि मन में क्या चल रहा था, डर चल रहा था। उसके बाद आता है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। तीसरा पॉइंट क्या आता है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन में क्या, सबको ही मालूम है, सब किसी को ये बात मालूम है कि वो लोग कितने क्रूअल थे हमारे प्रति, है ना, कितने क्रूअल थे। क्रूएलिटी क्या होती है, भाई हम सुप्रीम हैं, ब्रिटिश ने क्या बोला, हम सुप्रीम हैं। इवन ऐसा बोल दिया जाता था ना कि कुत्तों का आना और इंडियंस का आना अंदर मना है, वो लोग की हर चीज अलग रहेगी हमसे, उनको हम लोग को वो लोग क्या करेंगे, डिसरिस्पेक्ट करेंगे, बात बात पे जलील कर देंगे, बात बात पे बेइज्जत कर देंगे। तो ये क्या हो रहा था, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा होगा, अब होता था। तो इससे हमारे दिल में क्या आएगा, हमारे दिल में तो यही आएगा ना कि भाई ये हमारे साथ गलत कर रहे हैं, हमारी सोसाइटी में ही रह रहे हैं, हमारे से ही काम करा रहे हैं और हमसे ही घृणा कर रहे हैं, ये तो बहुत गलत बात है, ठीक है। तो इसमें ये लोग क्या है, खुद को सुप्रीम मानते थे, ठीक है, खुद को सुप्रीम मानते थे, कौन, ब्रिटिश। और हर बात पे इंसल्ट किसकी करते थे, हमारे इंडियंस की। ये काम ये लोग एकदम भरपूर, एकदम मन से करते थे, ठीक है। आगे एक्टिविटीज ऑफ मिशनरी। मिशनरी का क्या इसमें रोल है, एक्टिविटीज ऑफ मिशनरी। अब इसमें देखो मिशनरीज क्या है, जो क्रिश्चियन मिशनरीज होती ना, यानी कि जो अपने धर्म का चर्चा करने के लिए, अपने धर्म को फैलाने के लिए लोग आते थे, ठीक है। शुरुआत में इन लोग ने क्या है, जो इनिशियल पीरियड था, जो शुरुआत का टाइम था हमारा, जब इन लोग इंडिया में आए थे, तो इनिशियल पीरियड में ये लोग कैसे थे, एकदम शांत, इन लोग का गुड बिहेवियर था उस वक्त, है ना, गुड बिहेवियर था, हमारे साथ एकदम अच्छे से रहते थे, है ना। हमारे जो रिलीजियस कस्टम थे वो लोग हाँ 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 ऐसे करते थे, मतलब एकदम हम आपके साथ खुश हैं, हम आपके साथ अच्छा ट्रीट करेंगे, ऐसा।
मतलब हमको एकदम अच्छे से रखते थे ऐसा। लेकिन थोड़े ही वक्त बाद वो लोग का जो बिहेवियर है वो क्या होने लगा था, चेंज होने लगा था, चेंज, ठीक है, चेंज हो गए थे वो लोग वक्त के साथ, धीरे धीरे भाई देख रहे हैं उन लोग में चेंज आ रहा है। और वो लोग किस चीज के ऊपर काम करना चालू कर देते, एक्टिविटीज ऑफ मिशनरी, यानी कि वो लोग अपने धर्म का प्रचार करना चाह रहे थे। शुरुआत में तो वो लोग हमारे साथ थोड़ा बहुत अच्छा व्यवहार कर रहे थे और धीरे धीरे क्या है वो लोग चेंज होने लगे, बदलने लगे, है ना। और बदल के वो लोग क्या करने लगे, चेंज किसमें, तो वो लोग मिशनरी को बुलाने लगे, मिशनरी यहाँ आओ, क्रिश्चियनिटी का प्रचार प्रसार करो और अपने धर्म को यहाँ पे क्या है फैलाओ। और 1813 के टाइम पीरियड में, है ना, 1813 के टाइम पीरियड में ये जो मिशनरी थी ये इंडिया में क्या हो गई थी, इंक्रीज हो गई थी, खूब अच्छे से इंक्रीज हुई थी। सब जगह पे जो मुस्लिम का मदरसा चलता था या फिर जो हिंदुओं का जो भी स्कूल वगैरह चलते थे वो सब में क्या है ये लोग ने इंग्लिश को, वेस्टर्न एजुकेशन को यहाँ पे लेकर आए और अपनी क्या है जो इन लोग की एजुकेशन थी इसको क्या है ये लोग फैलाना शुरू कर दिया, क्रिश्चियनिटी को ये लोग ने फैलाना शुरू कर दिया। तो ये 4 पॉइंट यहाँ पे हमारा हो गया। अब उसके बाद आता है 5वां पॉइंट, फियर। किसका फियर, तो वेस्टर्न एजुकेशन का, वेस्टर्न एजुकेशन का फियर। क्यों भाई वेस्टर्न एजुकेशन का फियर, आज हम लोग वेस्टर्न एजुकेशन को इस्तेमाल कर रहे हैं, हम तुम हर कोई अंग्रेजी पढ़ते हैं, अंग्रेजी समझते हैं, अंग्रेजी बोलते भी है, ठीक है। लेकिन उस वक्त हमारे इंडिया में क्या चलता था, जो भी हमारी लैंग्वेज चलती, लैंग्वेज हिंदी वगैरह जो भी थी, संस्कृत हम लोग पढ़ते थे, तो ये सबके ऊपर वो जो वेस्टर्न एजुकेशन क्या बोला जाएगा उसको, कंसोलिडेट किया जा रहा था, वेस्टर्न एजुकेशन को धीरे धीरे लगाया जा रहा था। उससे हमारे इंडियन को क्या लग रहा था कि भाई हमारा जो धर्म है वो भ्रष्ट रहेगा, हम इतना अच्छे से आज अपना कल्चर को समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन ये लोग हमारे यहाँ पे क्या कर देंगे, बुराइयों को फैला देंगे। अगर हम लोग वेस्टर्न एजुकेशन को पढ़ेंगे तो हमारे में क्या है बुराइयां आ जाएंगी, हम लोग खराब हो जाएंगे, हम लोग गलत हो जाएंगे। ये किसको लग रहा था, हमारे इंडियंस को लग रहा था, ठीक है। ये होगा फियर ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन। और ये लोग ने कौन से कारनामे किए जिसकी वजह से हमारे इंडियंस चिढ़ गए थे, 5वां ये 6ठा पॉइंट है, टैक्स लगा रहे थे ये लोग किस पे, रिलीजियस प्लेस पे। तो भाई कोई भी अगर मंदिर में जाएगा या मस्जिद में जाएगा तो उसको क्या पे करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। अब इससे तो कोई भी चिढ़ जाएगा ना भाई, एक तो धर्म हमारा, हर चीज हमारा, तुम हमारे यहाँ पे आके रह रहे हो, हमारी जमीन का हमारे नमक खा रहे हो और ऊपर से तुम बोल भी रहे हो, ठीक है। ये सारी चीजें हो रही थी। जो भी अगर रिलीजियस प्लेस पे जाएगा तो उसको क्या है टैक्स पे करना पड़ेगा, ये सारी बातें हो रही थी। उसके बाद क्या है कि अगर अपने फादर की जमीन लेनी है, लॉ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी पर भी ये लोग ने क्या है लॉ लगा दिया है। पहले क्या होता था कि भाई मेरे बाप की जमीन है, उनके बाद उसका अधिकार कौन किसके पास रहेगा, मेरे पास रहेगा। लेकिन इन लोगों ने क्या बोला कि अगर अपने फादर की जमीन चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, हमारा जो क्रिश्चियनिटी धर्म है उसको अपनाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप ही के फादर की जमीन है, अपने फादर की जमीन को लेने के लिए, ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा किसको, क्रिश्चियनिटी को, ठीक है। क्रिश्चियनिटी को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा किसको, हमारी क्रिश्चियनिटी को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। चलो अब इसके बाद इसको मैं तुम लोग को एक बार समराइज करवाऊंगी कि हम लोग ने अभी तक इसमें क्या क्या देखे, क्या क्या चीज देखे थे अभी हम लोग ने इसमें। सोशल में पहला कौन सा था, इंटरफेरेंस करना, पहला इंटरफेयर किसमें, तो सोसाइटी में। सेकंड क्या पढ़े थे हम लोग ने, जितना भी इनोवेशन हो रही थी उसमें डर, इन लोगों को डर लग गया था कि भाई टेलीग्राफ वगैरह हम लोग तो उसमें भ्रष्ट रहेंगे, धर्म हमारा, सारी चीजें ये सारी। तीसरा क्या है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। फिर उसके बाद क्या आया, चौथा में एक्टिविटी ऑफ मिशनरी, क्रिश्चियनिटी को फैलाने के लिए, ठीक है। पांचवें में क्या आएगा, वेस्टर्न एजुकेशन का डर, वेस्टर्न एजुकेशन का डर, फियर, ठीक है। छठा क्या पढ़े हम लोग ने, जो टैक्स लग रहा था किस पे, रिलीजियस प्लेस पे टैक्स लग रहा था। और सातवां पॉइंट कौन सा है अपना, लास्ट वाला, लॉ ऑफ प्रॉपर्टी का, कि अगर अपने फादर की प्रॉपर्टी चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्रिश्चियन धर्म को अपनाना पड़ेगा। ये सारी ही जब डिमांड उन लोग ने सोसाइटी के सामने रखी तो कौन सी सोसाइटी इनके साथ कोऑपरेट करेगा, कोई भी, ऑफकोर्स कोई भी नहीं करेगा, ठीक है। तो ये हो गए कौन से हमारे सोसाइटी में सोशल कॉजेस, ये कौन सा हो गया अपना, पॉलिटिकल कॉजेस भी हो गया, और ये कौन से थे हमारे सोशल कॉजेस, ठीक है। चलो अब इसके बाद हमारा कौन सा आता है, इकोनॉमिकल कॉज, ठीक है। इसके बाद कौन सा आता है, इकोनॉमिकल कॉज।
अब उसमें हम लोग भी बहुत सारी चीजों को देखेंगे, ठीक है। सबसे पहला कौन सा आता है हमारा एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्सेस। पहला कौन सा आता है एक्सप्लॉइटेशन। एक्सप्लॉइट किस चीज को ये लोग ने एक्सप्लॉइट किए थे हमारे रिसोर्सेस को, ठीक है। शुरुआत में ये लोग क्या करते थे हमारे यहाँ से, शुरुआत में क्या, शुरुआत से लेकर एंडिंग तक ये लोग ने किया ही क्या, यही तो किया है। शुरुआत में ट्रेड किए और बाद में हमारे यहाँ से हमारा ही कच्चा माल लेके जाते थे और फिर उसको दुगने दाम में यहाँ पे लेकर आके बेचते थे। तो ठीक है, उसी को हम लोग देखेंगे क्या है। ये लोग इंडिया से क्या लेके जाते थे, रॉ मटेरियल। इंडिया से क्या लेके जाते थे, रॉ मटेरियल को लेके जाते थे, ठीक है। रॉ मटेरियल बहुत सारी थी हमारे पास, इंडिगो हो गया, कॉटन हो गया, जूट हो गया, सिल्क हो गया, ये सारी चीजें ये लोग कहां से लेके जाते थे, इंडिया से, ठीक है। हमारे रिसोर्स को एक्सप्लॉइट कर दिए, जितने भी गोल्ड वगैरह सारी चीजें ये लोग कोहिनूर हीरा तक यहाँ से लेके गए, वहां की विक्टोरिया ने अपने टकले में सजा के रखे, ठीक है। तो जितना भी रॉ मटेरियल था, सिल्क हो गया और क्या हो गया, कॉटन, फिर जूट, ठीक है। ये सारी चीजों को ये लोग यहां से लेके जाते थे और फिर वहां से बना करके अपने इंडस्ट्री से बना करके ये लोग लेकर आते थे और फिर यहाँ पे चीप प्राइस में उसको चीप प्राइस में लेके जाते थे, यहाँ पे आके उसको हाई प्राइस में बेचते थे, ठीक ठाक प्राइस रहता था उसका। फिर यहाँ पे लेकर आके उसको इंडिया में लेकर आके सेल कर देते थे। तो भाई हमारा तो नुकसान है ना, आप हमारे यहाँ से लेके जा रहे हो और फिर यहाँ पे लेकर आके बेच रहे हो, हमारी ही चीजें हैं, ठीक है। तो ये लोग क्या है हमारे रिसोर्सेस का एक्सप्लॉइटेशन कर रहे थे, रॉ मटेरियल को लेके जाते थे और वहां से फिनिश गुड को बना के इंडिया में लेकर आते थे। इसके बाद आता है सेकंड वाला टॉपिक इकोनॉमिक पॉज में। सेकंड टॉपिक कौन सा आता है अपना, ड्रेन ऑफ वेल्थ। कौन सा आता है, ड्रेन ऑफ वेल्थ। ड्रेन ऑफ वेल्थ में हम लोग ये देखने वाले हैं कि जब ये लोग ना शुरुआत में तो ट्रेड कर रहे थे, लेकिन जैसे ही ये लोग ने 1757 बताई ना मैंने, 1757 में कौन सी लड़ाई हुई थी बताई थी मैंने, बैटल हुआ था किस चीज का, प्लासी का। और इसके बाद बक्सर हुआ था, बैटल ऑफ प्लासी के बाद 64 में क्या हुआ था, बक्सर हुआ था। अब बक्सर के बाद ये लोग को क्या मिल गए थे, बंगाल के दीवानी राइट मिल गए थे। क्या मिल गए थे, दीवानी राइट मिल गए थे। अब इसके मुताबिक जो वहां की जो भी फाइनेंशियल जो भी कंडीशन है वो किसके हाथ में आ गई थी, अब इन लोग के हाथ में। बिल्ली को दूध की रखवाली मिल गई थी, ठीक है, किसको, अंग्रेजों को। अब ये लोग ने क्या किया, पहले तो ऐसा होता था जब ट्रेड का सिस्टम था तो ये लोग इंग्लैंड से गोल्ड लेकर आते थे और यहाँ से रॉ मटेरियल को लेके जाते थे, यानी कि पर्टिकुलर खरीदने वाला जो सिस्टम था वो करते थे कि भाई पैसा दिए और कुछ लेके गए, गोल्ड देते थे और कुछ ना कुछ ये लोग जो भी इन लोग को चाहिए रहता था वो लेके जाते थे। लेकिन जैसे ही ये लोग का बैटल हुआ, इन लोग के हाथ में पैसा आया, कहाँ का पैसा, अपने इंडिया का ही पैसा इन लोग के हाथ में आया, तो इन लोग ने सोचा कि भाई अब हम लोग क्यों फिर इंग्लैंड जाए, इंग्लैंड से गोल्ड लेकर आने की अब क्या जरूरत है, अब तो हमको क्या मिल गए हैं, अब तो हमको मिल गए हैं दीवानी राइट्स। अब हम वहां से पैसा लेकर आए, उससे अच्छा है कि यहाँ से जो मनी जनरेट हो रहा है हमारे बंगाल से, जो भी मनी जनरेट हो रहा है हम इसी को यहीं पर इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। पहले क्या हो रहा था, बात समझ में आ रही है, पहले ये लोग वहां से लेकर आते थे, अब ये लोग ने क्या सोचा कि यहीं से हम लोग क्या है पैसे कमाएंगे और यहीं पे लगा देंगे, यानी कि इससे क्या हो रहा था, हमारे वेल्थ का ड्रेन हो रहा था एकदम। ये लोग ने हमारे को एकदम अंदर तक खत्म, खाली करके, खोखला करके रख दिया था। तो ये था कौन सा सिस्टम अपना, कौन सा टॉपिक था अपना, ड्रेन ऑफ वेल्थ, ठीक है। चलो इसके बाद आता है डीके ऑफ कॉटन इंडस्ट्री। इसके बाद कौन सा आता है थर्ड टॉपिक में अपना, डीके ऑफ इंडस्ट्री। अब देखो इसी के पहले वाले टॉपिक में मैंने क्या बताया कि वो लोग रॉ मटेरियल को इंडिया से लेकर जाते थे और वहां से क्या बना के लेकर आएंगे, फिनिश गुड को वो लोग तैयार करके लेकर आएंगे। अब जब वो लोग नहीं थे, ठीक है, जब वो लोग नहीं थे तो हमारे इंडिया में क्या चलता था, हैंडीक्राफ्ट चीजें चलती थी। जितना भी चीज बन रहा है, साड़ी हो गया, कपड़े हो गया, टेक्सटाइल हो गया, है ना, टेक्सटाइल वगैरह की चीज हो गई, ये सारी चीज कहां पर बन रही थी, हमारे इंडिया में तो बन रही थी ना, सारी चीजें हाथ से बन रही थी। लेकिन इन लोग ने क्या किए, अब सारी चीजों क्या है, रॉ मटेरियल, एज अ रॉ मटेरियल कहां लेके जाने लगे, तो ये लोग रॉ मटेरियल को लेके जाते थे ब्रिटेन और वहां पे अपनी इंडस्ट्री में, और फिर वहां से फिनिश गुड बना करके कहां लेकर आएंगे, वापिस से इंडिया में लेकर आएंगे। इससे नुकसान किसका हुआ, इससे नुकसान किसका हुआ, हम लोग का हुआ ना भाई। आप यहां से लेके जा रहे हो, वहां से बना के लेकर आ रहे हो, तो हम लोग क्या करें अब, है ना, हमारे हाथ में अब कुछ भी नहीं था। इससे क्या हो गया था, इंडिया की जो इंडस्ट्री थी, हैंड वर्किंग इंडस्ट्री, इसकी क्या हो गया, एकदम बर्बाद हो गया, एकदम खत्म हो गया। सबका क्या होने लगा था, अब
नुकसान होने लगा था। अब उसके बाद टॉपिक आता है हमारा इकोनॉमिक डिक्लाइन ऑफ पीजेंट्री। इसके बाद कौन सा है अपना टॉपिक? इकोनॉमिक डिक्लाइन ऑफ पीजेंट्री, उसको देखेंगे। तो चौथा टॉपिक इकोनॉमिक डिक्लाइन हो गया था किसका? ये डिक्लाइन किसके लिए था? पीजेंट के लिए था। इसके लिए क्यों? इसके लिए इसीलिए क्योंकि जो टैक्स लगता था इन लोग के ऊपर, जो टैक्स लगता था, अब टैक्स के लिए लोग क्या करेंगे? टैक्स के लिए लोग किस पर डिपेंड रहते थे? बड़े बड़े जमींदार पे लोग डिपेंड रहते थे, है ना। जमींदार फिर क्या करेगा? उस पर इंटरेस्ट चार्ज करेगा और फिर ये लोग आखिर में क्या कर देंगे? उसी को चुकाते चुकाते अपनी जमीन को भी ये लोग क्या कर देंगे? अपनी जो लैंड होगी, अपनी जो जमीन होगी, उसको आखिर में क्या कर देंगे? सेल कर देंगे। अब उस वजह से जब इनके पास कुछ बचेगा ही नहीं तो ये लोग कुछ अनाज भी नहीं उगा पाएंगे। उस वजह से ये सारी दिक्कतें आ गई थी और हमें बहुत बार फेमाइन का भी सामना करना पड़ा, क्योंकि इन लोग के पास तो पैसे ही नहीं था ना। सारी बातें बताई मैंने अभी कि ये लोग टैक्स चुकाते थे, टैक्स के लिए पैसा नहीं है तो ये लोग जमींदार से लेंगे पैसा, फिर जमींदार इंटरेस्ट करेगा, फिर वो उसके लिए लोग अपने घर तक को बेच देते थे। अब जब कुछ पैसा ही नहीं रहेगा तो एग्रीकल्चर कहां से होगा? एग्रीकल्चर भी नहीं होता था, है ना। अब इसकी वजह से क्या होता था? फेमाइन आ जाता था। अब यही फेमाइन की वजह से पीजेंट क्या करेगा? पीजेंट को दिक्कत है, पीजेंट किस में आ जाएगा? इकोनॉमिक डिक्लाइन में आ जाएगा, यानी कि धीरे धीरे क्या हो गया? उसका डिक्लाइन हो गया। ऐसे ही करते करते हमारी बहुत सारी चीजें हुई। इसके बाद ये तो हो गया चौथा टॉपिक। पांचवा टॉपिक क्या है? ग्रोइंग अनएम्प्लॉयमेंट। अब आएगा कौन सा टॉपिक हमारा? ग्रोइंग अनएम्प्लॉयमेंट। बताइए मैंने कि धीरे धीरे जिस प्रकार से वो लोग हमारे को एनेक्स कर लिए, इंडस्ट्री पे कब्जा कर लिए, हमारे पूरे रूल को हटा दिए, हमारी हर चीज पे वो लोग ने कब्जा कर लिया, हमें हर जगह से वो लोग ने क्या है? खत्म कर दिए, एकदम एक्सक्लूड कर दिए। तो हमारे पास कुछ बचेगा नहीं बचेगा। इस वजह से क्या है? जैसे अगर किंग केस में हो गया, अगर हम लोग किंग का देख ले, किंग के अंडर में जितनी मिनिस्ट्री थी, जितनी भी चीजें थी, वो सब में से हमको हटा दिया गया। फिर उसके बाद हमारी इंडस्ट्री सब में से हमको क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। उसके बाद लाइन से हमारे वेल्थ का ड्रेन हो गया अच्छा खासा। ये सब किस चीज को लीड कर रहा था? ग्रोइंग अनएम्प्लॉयमेंट को लीड कर रहा था। और इससे क्या है? बहुत सारी हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट का संख्या धीरे 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 बढ़ता ही चला गया। ठीक है, चलो इसी में एक और पॉइंट आता है। कौन सा? बताया मैंने अभी किंग का, किंग में से भी हम लोग हट गए थे, इंडस्ट्री में से भी, यानी कि यहाँ से कौन आएगा? जो भी हमारे थे ना नोबल वगैरह, राजा महाराजा, जब उन लोग के ऊपर इन लोग ने बहुत सारी पॉलिसी लगा दी थी तो उन लोग को तो हटा दिया गया था ना, मैंने आपको शुरू में बताया। फिर उसके बाद ये भी हो गया था इंडस्ट्री का काम। फिर उसके बाद हमारे वेल्थ का भी ड्रेन हो गया था। फिर ये लोग जो अपने अंडर में सर्विस रखे हुए थे, सर्विस जितनी भी सर्विस थी जो ब्रिटिश के अंडर में थी, ऑफिस वगैरह, उसमें भी जो हाई पोस्ट रहेगी वो किसके लिए रहेगी? हाई पोस्ट किसके लिए रहेगी? ब्रिटिश के लिए रहेगी। हाई पोस्ट इंडियंस को नहीं मिलती थी, हाई पोस्ट किसके लिए रहेगी? ब्रिटिश के लिए रहेगी। हम लोग को वो सब नहीं मिलता था। तो ये भी हो गया रीजन। उसके बाद आता है छठा पॉइंट, कौन सा? इंडिगो कल्टीवेशन का। इंडिगो कल्टीवेशन, इसमें क्या होता था? तो इसमें फोर्सफुली बोलते थे, फोर्सफुली ये लोग क्या बोलते थे? कल्टीवेट करने के लिए। किस चीज को कल्टीवेट करो? तो इंडिगो को। अब इंडिगो के कल्टीवेशन में ये दिक्कत आती थी ना कि हमारी जो जमीन की सॉइल की फर्टिलिटी थी ये खत्म हो जाती थी, ज्यादा अच्छी नहीं चल पाती थी। और ये लोग क्या बोलते थे जबरदस्ती कि इसी को उगाओ, इंडिगो की कल्टीवेशन करो। क्यों? क्योंकि इसकी डिमांड यूरोपियन मार्केट में क्या होती थी? बहुत ज्यादा होती थी। और वहां का जो इंडिगो था, क्या नाम था उसका? वुड करके कुछ नाम था, वुड, वो अच्छा कलर नहीं देता था, तो इसीलिए ये लोग क्या है? इंडिया से लेके जाते थे, जबरदस्ती इन लोग क्या है? उगवाते थे क्या? इंडिगो। बात आया क्लियर समझ में? ठीक है, अब ये हो गया पांचवा पॉइंट, छठा पॉइंट। उसके बाद अपना कौन सा है? सातवां, पॉवर्टी और फेमाइन। बहुत इजी टॉपिक है, लगभग मैंने इसको कवर करवा ही दिया। पॉवर्टी क्यों आएगी? जिस तरीके की सिचुएशन हम लोग ने अभी देखे, जो भी चीज, ड्रेन ऑफ वेल्थ देख लिए, पूरा हमारा रिसोर्सेस, सब चीजों को इन लोग ने बर्बाद कर दिया। रिसोर्स हो गया या वेल्थ हो गया, इंडस्ट्री हो गया, ये सब। और फिर अपने को जॉब भी क्या है? हमेशा नीचे में रखते थे। ये सब
क्या लीड करेगा, ये सब किसको लीड करेगा, पॉवर्टी को। किसको लीड करेगा, पॉवर्टी को। फेमाइन, फेमाइन के लिए मैंने बताया अभी कि जब अंग्रेजों ने जो टैक्स लगाया हुआ था, टैक्स किसके ऊपर लगाया था, टैक्स किसके ऊपर, पीजेंट के ऊपर। अब टैक्स जब इसके ऊपर लगा दिया, भर नहीं पाएगा बेचारा, अब भर नहीं पाएगा तो ये एग्रीकल्चर अच्छे से नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर ही जब नहीं होगा तो क्या आएगा यहाँ पे इंडिया में, फेमाइन आएगा। इसी प्रकार से हमारे पास बहुत सारी चीजें हुई, ठीक है। ऐसे ही फेमाइन के बहुत सारे रीजन हो गए, पॉवर्टी के भी बहुत सारे अपने पास रीजन हो गए। खैर फेमाइन का तो यही रीजन था, पीजेंट ही अगर खुश नहीं रहेगा तो फिर और क्या कहना, ठीक है। इसके बाद आता है अपना लास्ट वाला टॉपिक, डिक्लाइन ऑफ एरिस्टोक्रेसी। इसमें क्या बोला गया डिक्लाइन ऑफ एरिस्टोक्रेसी में, कि जो जमींदार है, ठीक है, जो जमींदार है उसको एक पर्टिकुलर अमाउंट बोल दिया जाता था और उनको क्या बोला जाता था कि आपको इतने इतने टाइम पीरियड तक हमको वो अमाउंट लेकर आके जमा कर देना है। जो भी टैक्स है वो अमाउंट किससे लेना है, तो पीजेंट से लेना है। और अगर आपने इस अमाउंट को जमा नहीं कर पाए तो हम आपकी जमीन को कैप्चर कर लेंगे। जैसे अगर कोई पीजेंट है, ये जमींदार है, पहले तो जमींदार का देखेंगे। जमींदार को क्या बोला गया कि आपको पीजेंट से लेना है, क्या लेना है, तो टैक्स लेना है। अगर आपने टैक्स को सही समय पर नहीं चुकाया तो हम आपकी जो लैंड रहेगा हम उसको क्या कर लेंगे, कैप्चर कर लेंगे। ये लैंड हो जाएगा कैप्चर, किसके द्वारा, तो बाय ब्रिटिश। बाय ब्रिटिश ये लैंड क्या हो जाएगा, कैप्चर हो जाएगा। इसी क्या बोला गया, इनाम कमीशन। इसे क्या बोला गया, इनाम कमीशन। 1852 में ये आया हुआ था, ठीक है, इनाम कमीशन इसको बोला गया। और क्या बोला गया कि अगर आपने इतना फलाना फलाना जो अमाउंट है, जो भी अमाउंट उसको बोला जाता था, अगर आप वो नहीं जमा कर पाएंगे तो हम आपका जो लैंड है उसको क्या कर लेंगे, कैप्चर कर लेंगे ब्रिटिश से, ब्रिटिश उसको ले लेगा। तो अब जाहिर सी बात है जब ये काम होगा तो क्या कोई जमींदार खुश होगा ब्रिटिश से, नहीं। एक तो काम भी दे रहे हो, ऊपर से सजा भी दे रहे हो साथ ही साथ, यानी कि दोनों चीजें एक साथ हो रही है, ठीक है। तो ये बात बोली गई कि अगर आप नहीं दे पाए तो फिर टाटा बाय बाय कर देना अपनी जमीन को, ये बात बोली गई, ठीक है। तो हमारा हो गया सोशल कॉज भी हो गया, और ये कौन सा हो गया हमारे पास, इकोनॉमिकल कॉज, ठीक है। अब इसी को मैं तुम लोग को एक बार वापिस से बताऊंगी। सोशल कॉज ये था, ठीक है। इकोनॉमिकल कॉज में क्या था, पहला एक्सप्लॉइट ऑफ रिसोर्स, बताई मैंने किस प्रकार से वो लोग रॉ मटेरियल को लेके जाते थे, ठीक है, और उससे क्या है हमारा चीजें बर्बाद करते थे। उसके बाद ड्रेन ऑफ वेल्थ में पहले तो वो लोग पैसा लेकर आते थे, गोल्ड को लेकर आते थे इंडिया में, है ना, इंडिया में लेकर आते थे। लेकिन जैसे ही वो लोग ने बक्सर और प्लासी हुआ और उन लोगों के पास टेरिटरी का कब्जा हो गया, जैसे ही उन लोग के हाथ में टेरिटरी आ गई, वो लोग ने सोचा कि भाई अब कौन सा पैसा लेकर आना, अब तो हम लोग बंगाली से सब कुछ झेल लेंगे, ठीक है। तीसरा पॉइंट, डीके ऑफ इंडस्ट्री, बताया मैंने, रॉ मटेरियल यहां से लेके जाएंगे, वहां से फिनिश गुड बनाकर लेकर आएंगे, तो हमारी इंडस्ट्री का क्या होगा, इंडस्ट्री चूल्हे में चली गई, हमारी बर्बाद हो गई। उसके बाद क्या है, इकोनॉमिक डिक्लाइन ऑफ पीजेंट, बताया मैंने इसमें जो टैक्स रहेगा वो जमींदार को इतना ना पे करना पड़ता था कि लैंड तक वो अपनी बेच देगा, और उससे क्या होगा, फिर एग्रीकल्चर भी नहीं हुआ और उससे फेमाइन हमारा आ गया, जिसकी वजह से क्या है, पीजेंट का डिक्लाइन चालू। उसके बाद क्या पढ़े हम लोग ने, ग्रोइंग अनएम्प्लॉयमेंट, किंग का भी टाइम गया, इंडस्ट्री का भी गया, वेल्थ भी गया, सर्विस भी वो लोग क्या है, हाई पोस्ट पर किसको देते थे, सिर्फ ब्रिटिश को। और जो इंडियन थे वो लोग को सूबेदार से तो ज्यादा मिलता ही नहीं था, रहना है तो सूबेदार की पोस्ट पे रहने तो कुछ भी करो, हमको उससे मतलब नहीं, लेकिन हाई पोस्ट किसको मिलती थी, गोरों को मिलती थी। उसके बाद क्या है, इंडिगो कल्टीवेशन में फोर्सफुली कल्टीवेट कराया जाता था क्या, इंडिगो। इसकी वजह से सॉइल की जो फर्टिलिटी थी, जो हमारी मिट्टी की फर्टिलिटी थी, बर्बाद, एकदम खत्म, जबरदस्ती होता था। और याद है इसी के यही आगे चल के इसी पे गांधी जी हमारे आए थे बिहार में चंपारण सत्याग्रह करने के लिए 1917 में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा छठा पॉइंट। उसके बाद सातवां में क्या देखा हम लोग ने, पॉवर्टी एंड फेमाइन। पॉवर्टी के बहुत सारे रीजन जितना भी पढ़े ना वो सब क्या था, पॉवर्टी ही तो आया ना उससे। फिर फेमाइन किससे आया, तो उसका पीजेंट का हम लोग ने एग्जांपल देख ही लिए थे, एग्रीकल्चर नहीं हो पा रहा था, क्यों, टैक्स भरते भरते, उससे क्या है, फेमाइन लीड हो गया। लास्ट वाला कौन सा है, डिक्लाइन ऑफ एरिस्टोक्रेसी, जो जमींदार, जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड थे, इनका क्या है, जमीन को कहां है, जमीन को कैप्चर कर दिया जाएगा। यानी कि कैप्चर कैसे, तो बाय ऑक्शन, क्या होगा इसमें, बाय ऑक्शन, नीलामी कर दी जाएगी भाई उनकी जमीन की। यानी कि अगर आपने टैक्स पे नहीं किया ना पीजेंट से लेकर के, आपकी जमीन को क्या कर दिया जाएगा, नीलाम कर दिया जाएगा। और नीलामी में कौन बैठे रहते थे, बड़े बड़े लैंडलॉर्ड, इनसे ही बड़े बड़े
लैंडलॉर्ड बैठे हुआ करते थे जो कि इनकी जमीन को हड़पने के लिए बोली लगाते थे। ठीक है, तो ये अपना कौन सा टॉपिक हो गया, इकोनॉमिकल टॉपिक अपना हो गया है। अब इसके बाद कौन सा चलेगा, मिलिट्री कॉस्ट चलेगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं मिलिट्री कॉज में। और ये मिलिट्री कॉज, मिलिट्री आर्मी में वो लोग ने कौन कौन सी हरकतें की, हमने देख लिया भाई। पॉलिटिकल कॉज क्या था, हमने ये भी देख लिया कि उन लोग ने सोसाइटी में क्या किए, हमने ये तक देख लिया कि उन लोग ने हमारे पैसे के मामले में हमें कितना बर्बाद किया। अब क्या चलेगा हमारा, मिलिट्री कॉजेस। मिलिट्री को कितना उन लोग ने नाक में दम किया वो देखेंगे। तो पहला क्या है, इल ट्रीटमेंट। इल ट्रीटमेंट नाम ही से लग रहा है, इल ट्रीट करना। किसको, अपने लोग को थोड़ी ना करेंगे वो लोग, इंडियन को करेंगे, इंडियन सोल्जर को। इंडियन सोल्जर की कोई वैल्यू नहीं, कुछ भी नहीं, ना इन लोग के अच्छे खाने का ठीक, ना अच्छे खाने का, ना ही इनके अच्छे घर का ठीक, कुछ नहीं। और अच्छा किसको, सिर्फ उन लोग अपने लोग को। ओके, तो ये क्या था, इल ट्रीटमेंट, इन लोग को एकदम बैड तरीके से ट्रीट किया जाता था। ठीक है, ये हो गया अपना पहला पॉइंट। सेकंड क्या है, एक आया था जनरल इनलिशमेंट एक्ट। क्या आया था अपने पास, (1856) में ये आया था, क्रांति के एक साल पहले। ठीक है, जनरल इनलिशमेंट एक्ट में इन लोग ने क्या बोले थे, ये बात बोली गई थी कि हम जब आपको क्या किया जाएगा, जब आपको ओवरसी भेजा जाएगा, जब आपको ओवरसी, कोई लड़ाई हो गई ब्रिटिश की या कुछ भी हुआ, हम आपको ओवरसी भेजेंगे और आपको जाना पड़ेगा। अब ये ओवरसी जाना हमारे इंडियंस के लिए क्या था, हमारी इंडियन के लिए क्या था, इनके कस्टम के अगेंस्ट था, हमारे क्या था, ये रिलीजन के अगेंस्ट था। ठीक है, हमको क्या लगता था कि अगर हम समंदर पार कर जाएंगे तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, हमको ये लगता था। ठीक है, तो यही बात था किसमें, जनरल इनलिशमेंट एक्ट में, जो कि 1856 में आया था। क्या बोला गया था कि अगर आपको ओवरसी भेजा जाए तो आपको जाना पड़ेगा। लेकिन हमने क्या बोला कि नहीं, इससे हमारा धर्म क्या हो जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा पूरी तरीके से। हमें ये बात अच्छी नहीं लगी। ठीक है, इसके बाद क्या है, लार्जर प्रपोर्शन ऑफ इंडियन इन द ब्रिटिश आर्मी। सेकेंड वाला पॉइंट कौन सा है, लार्जर प्रपोर्शन ऑफ इंडियन। किसका, इंडियंस का, किसमें, तो ब्रिटिश की आर्मी में। ठीक है, ब्रिटिश आर्मी में किसका लार्जर प्रपोर्शन रहेगा, इंडियंस का। जो डलहौजी थे ना, अपने डलहौजी, जिन्होंने बहुत सारे कारनामे किए थे, डलहौजी ने क्या बोला कि भाई इंडियन लोग कभी भी हम पे क्या कर सकते हैं, हमला कर सकते हैं, कभी भी ये लोग विद्रोह कर सकते हैं, कभी भी रिवोल्ट कर सकते हैं, तो हमें कोई भी चांस नहीं लेना चाहिए। ये बात किसने बोला, डलहौजी ने बोला कि भाई अगर 4000 इंडियन रहते थे ना, तो उसमें एक ब्रिटिश रहता था, भाई कूट दिया जाएगा उसको धर के खूब अच्छे से। ठीक है, चबा जाएगा पूरा इंडियन। तो क्या बोला गया कि अपनी जो आर्मी है इसमें किसको ज्यादा रखो, तो ब्रिटिश जो है, ब्रिटिश को ज्यादा रखो और इंडियन को क्या रखो, कम रखो। किसने बोला, ये डलहौजी ने बोला। ठीक है, इसी को क्या बोला गया, लार्जर प्रपोर्शन ऑफ इंडियन ब्रिटिश आर्मी। ठीक है, तो इसमें डलहौजी का यही एक बयान है कि ब्रिटिश को ज्यादा रखो और इंडियन को कम रखो। क्यों भाई, क्योंकि कभी भी रिवोल्ट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा तो उस वक्त कुछ था नहीं। उसके बाद क्या है, ब्लीक प्रपोर्शन ऑफ इंडियन। ये क्या है, ब्लीक प्रपोर्शन, अभी ये वही है जॉब के बारे में कि जितनी भी हाई पोस्ट रहेगी, जितनी भी हाई पोस्ट रहेगी वो किसके लिए रहेगी, केवल और केवल ब्रिटिश के लिए रहेगी। ठीक है, और इंडियन जो रहेंगे, इनको क्या है, सूबेदार से ज्यादा कुछ नहीं मिलने वाला है, सूबेदार तक ये लोग सीमित रहेंगे, सूबेदार से ज्यादा कुछ भी नहीं मिलने वाला आपको। ठीक है, इसी को क्या बोला गया, ब्लीक प्रपोर्शन ऑफ इंडियन, यानी कि जितनी भी हाई पोस्ट ब्रिटिश की और इंडियन को क्या मिलेगा, केवल सूबेदार का पोस्ट, इससे आगे बढ़ने का सोचना भी मत। ठीक है, अरे मैं नहीं कह रही बच्चा लोग, ब्रिटिश ने ऐसा बोल दिए। ठीक है, इसके बाद क्या आता है अपना एक एक्ट आया हुआ था, कौन सा एक्ट था वो, पोस्ट ऑफिस एक्ट हमारे यहाँ पे आया हुआ था, डिप्रीविएटिव अलाउंस। ठीक है, डिप्रीविएटिव अलाउंस। इसमें पहले ये होता था ना कि इंडियन लोग बाहर जाते थे कहीं पर भी लड़ाई वगैरह करने के लिए, तो वो लोग कुछ एक्स्ट्रा पैसे मिलते थे, कुछ एक्स्ट्रा सैलरी मिल गई, किसके लिए, तो फैमिलीज के लिए।
फैमिलीज के लिए क्यों भाई, वो बाहर जा रहा है तो फैमिली के लिए तो मिलना चाहिए ना, और बाहर से वो लोग क्या है लेटर वगैरह लिखकर इंडिया भी भेजते थे, ठीक है। तो यहाँ पर इस चीज को रोक दिया गया, वो लोग को जो भी एक्स्ट्रा पेमेंट मिलती थी, जितनी भी एक्स्ट्रा पेमेंट मिलती थी उसको क्या है रोक दिया गया, ओके। जितनी भी एक्स्ट्रा पेमेंट थी उसको रोक दिया गया, और उन लोग को जितना भी क्या बोला जाता था उसको भट्टा बोला जाता था, वो भी क्या है उनको देने से मना कर दिया गया कि आपको क्या है अब कुछ भी नहीं मिलने वाला है, ओके। और क्या है पोस्ट ऑफिस एक्ट को लेकर आया गया। इस एक्ट को क्या लेकर आया गया और क्यों लेकर आया गया, तो आप जो लेटर वगैरह पोस्ट करते हैं ना, लेटर का कैसे फ्री में, तो अब क्या है इसकी अनुमति आपको नहीं है, ये बात बोल दिया गया। भाई कितना बुरी बात है, एक तो आप लेके जा रहे हो, काम करवा रहे हो, पहले कुछ पैसे भी देते थे, अब तो वो भी नहीं देंगे, और ऊपर से वो लोग जो लेटर लिखते थे तो उसको भी क्या है पोस्ट ऑफिस एक्ट के थ्रू 1854 के मना कर दिया गया। कितना जुल्म इन लोग का हुआ करता था हमारे इंडियन लोग के ऊपर, जाहिर सी बात है ये सब में लोग चिड़ेंगे ही, ठीक है। उसके बाद आता है छठा पॉइंट, कौन सा है, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉल्टी डिस्ट्रीब्यूशन है। फॉल्टी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ किसका, तो ब्रिटिश का। ब्रिटिश रहते थे कहां थे, इंडिया से बाहर, है ना, इंडिया से बाहर, और इंडिया को मतलब किसके जिम्मेदारी पे छोड़ते थे वो लोग, तो हमारे ही लोग की जिम्मेदारी पे छोड़ते थे। अब इसमें इंडियन लोग क्या सोचते थे, सिर्फ सही वक्त का, बस ये लोग किसका इंतजार करते थे, टाइम का ये लोग बस इंतजार करते थे कि हम क्या है बस टाइम का, एक अच्छा टाइम का इंतजार करें, और उसके बाद हम क्या कर देंगे, रिवॉल्ट कर देंगे। ये बात किसके दिल में रहती थी, हमारे इंडियंस के दिल में रहती थी, बस एक सही टाइम का, और उसके बाद ढाबा बोल दिया जाएगा, ऐसा हर कोई सोचता था, ठीक है। लेकिन आखिर में ये कब हुआ, 1857 में हुआ था, ओके। इन लोग अलग अलग वॉर लड़ते थे, और जिम्मेदारी किसको देते थे, इंडियंस को, इंडिया संभालने की, यानी कि हमारे पे ही रूल कर रहे हैं, और हमसे हम ही को दिखवा रहे हैं कि तुम अपने आप को देखो, और हम कहीं और से लड़के आते हैं कोई और जमीन पे कब्जा करके, और तुम खुद को देखो, हम तुम पर रूल कर रहे हैं, हम तुमसे सुप्रीम है। ये सब बातों को भूलना नहीं, ये सब बातें उस वक्त ये लोग किसको बोले थे, हम इंडियंस को बोलते थे, ठीक है। उसके बाद आता है सातवां पॉइंट, फिर उसके बाद आठवां, फिर खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, पुअर परफॉर्मेंस ऑफ ब्रिटिश, पुअर परफॉर्मेंस। यहाँ पे देखो बच्चा लोग क्या बात की गई, शुरुआत में हम लोग ने सारी चीजें अभी देखते देखते आ रहे हैं, अभी जितना भी हम लोग ने लेक्चर देखा है उसमें सब क्या देखे हम लोग ने, ब्रिटिश बहुत ज्यादा पावरफुल है, बहुत ज्यादा ये है, अच्छे नहीं थे, पावरफुल थे, ठीक है। तो यहाँ पे पुअर परफॉर्मेंस से क्या दर्शाया जा रहा है कि ऐसा नहीं है कि वो लोग हर जगह पे जीते, अफगान वॉर, क्रीमियन वॉर, इवन हमारी एंग्लो फर्स्ट, एंग्लो सेकेंड, कौन सी, एंग्लो मराठा, एंग्लो फर्स्ट मराठा, फिर सेकेंड वाली मराठा, फिर 3-4 मैसूर वॉर हुई थी, तो चौथे में जीते थे ना, शुरुआत की 3 में तो हारे ही थे ना, और फिर सिख की जो वॉर हुई थी, 2 सिख वॉर हुई थी, फर्स्ट में हार गए, सेकंड में जीत गए, है ना, तो फर्स्ट में तो वो लोग हारे थे ना। तो यही बात कही गई है कि वो लोग ऐसा नहीं है कि सुप्रीम थे, उन लोग से ज्यादा कोई लड़ाकू था ही नहीं, वही लोग हर चीज में एकदम आगे थे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि हम क्या है उनसे जब वो लोग हार रहे थे कहीं ना कहीं, तो हमको क्या फील में, हमारे दिल में क्या फील आया कि हम इनसे जीत सकते हैं। ऐसा नहीं कि ये लोग सुप्रीम है, हर जगह पे ये लोग जीतते हैं, नहीं, ऐसा बहुत सी जगह थी जहां पे वो लोग हारे थे। टॉपिक में क्या है, अफगान, फिर क्रीमियन वॉर, फिर हमारा सिख, फिर एंग्लो मैसूर, फिर एंग्लो मराठा, ये सब जगह पे क्या हुए थे, वो लोग हारे ही तो थे ना, लास्ट में जीते थे वो बात अलग है, लेकिन वो 3 में ये लोग ने क्या है बहुत सारी चीजों को नोटिस कर लिए थे, और तब जाके ये लोग जीते, लेकिन ये लोग फर्स्ट में क्या है हारे ही थे। इससे हमारे इंडियंस को क्या लगा कि भाई ये लोग हार भी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये लोग एकदम सुप्रीम है, ये लोग जीत सकते हैं हर जगह पे, नहीं, बल्कि ये लोग इस सब जगह पे हार चुके थे, तो हमारे दिल में क्या आया कि हम भी इनको क्या कर सकते हैं, हरा सकते हैं। हाँ बच्चे लोग, उन लोग के दिल में ये सारी बातें आई। 8वां पॉइंट क्या है, लास्ट वाला, लो सैलरी। लो सैलरी, इसमें तो कुछ डाउट ही नहीं है, जो इंडियंस रहेंगे उन लोग उसको क्या पे करते थे, इंडियन को पेमेंट कैसे होता था, तो लो होता था, एकदम गंदा, ज्यादा कुछ पेमेंट होता ही नहीं था, बल्कि लोग सैलरी भी काट लेते थे, एक तो परेशान करो ऊपर सैलरी। और ब्रिटिश के जो सोल्जर रहते थे उनको अच्छी खासी सैलरी दी जाती थी, ठीक है। मैं फिर से जैसे सब में की वैसे ही करूंगी। चलो मिलिट्री कॉज एक बार देखेंगे हम लोग, क्या था, इल ट्रीटमेंट किसका,
इंडियंस के सोल्जर का, ठीक है, फूड में, होम में, हर जगह पे। फिर दूसरा क्या है, जनरल इनलिस्टमेंट एक्ट 1856 का। इसमें क्या बोला गया, अगर हम आपको ओवरसी भेजेंगे तो आपको क्या है, जाना पड़ेगा, लेकिन हमारे धर्म के तो वो अगेंस्ट था ना, तो हम लोग क्या है, हमारे रिलीजियस सेंटीमेंट हर्ट हो गए थे उससे, ठीक है। तीसरा पॉइंट, लार्जर प्रोपोर्शन ऑफ इंडियन इन आर्मी। इसमें डलहौजी ने क्या बोला था कि हमारी जो ब्रिटिश आर्मी है उसमें इंडियन को कम रखो, ब्रिटिश को ज्यादा रखो, नहीं तो ये लोग क्या कर देंगे, आने वाले वक्त में रिवोल्ट कर देंगे, फिर हाथ मलते रह जाना। तीसरा पॉइंट, ब्लीक प्रोपोर्शन ऑफ इंडियन, जितनी भी हाई पोस्ट थी वो ब्रिटिश की थी, और हमारी प्रोपोर्शन कैसी थी, सूबेदार से ऊंची नहीं थी, सूबेदार से हमें आगे बढ़ने दिया ही नहीं गया। उसके बाद डिप्रीवेशन ऑफ अलाउंस। इसमें क्या बोला गया था, जो एक्स्ट्रा पेमेंट मिलती थी कहीं दूर जाने पर, है ना, और जो लेटर वगैरह भी आते थे वो सबको मना कर दिया गया, बल्कि एक पोस्ट ऑफिस एक्ट ले आया गया, कब, 1854 में। और इसमें क्या बोला गया कि जो लेटर वगैरह भी जा रही थी फ्री में, अब वो फ्री में नहीं जाएगी, या तो पैसा लगेगा या तो मत भेजो। फिर उसके बाद छठा वाला पॉइंट, फॉल्टी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिश। इसमें क्या है, उन लोग ने क्या किए थे, हमारा अपना फॉल्टी डिस्ट्रीब्यूशन किए थे। इंडिया में एक तो वो लोग कम थे, कहीं भी जाते थे जिम्मेदारी किसकी, एक तो हमको कैप्चर भी कर लिए हैं, ऊपर से हमको हमारी जिम्मेदारी सौंप के जाते थे। तो इंडियन लोग क्या कर रहे थे, बेस्ट टाइम का इस्तेमाल कर रहे थे, टाइम का वेट कर रहे थे रिवोल्ट करने के लिए, ठीक है। वो लोग अलग अलग वॉर में बिजी थे और हम लोग रणनीति बनाने में। फिर उसके बाद सातवां पॉइंट, पुअर परफॉर्मेंस। जरूरी नहीं कि वो लोग हर जगह पे जीते ही हैं, बहुत सारी जगह पे वो लोग हारे भी है। इसकी वजह से हम लोग में इंस्पिरेशन आया है। किस चीज का इंस्पिरेशन, कि हम लोग भी क्या कर सकते हैं, वॉर को जीत सकते हैं, है ना। फिर उसके बाद आठवां क्या है, लोअर सैलरी, जो कि हमारी इंडियन सरकार को, सॉरी इंडियन के लोगों को पे होती थी, और ब्रिटिश लोग अपने आप को बहुत अच्छे से पे करते थे। तो बच्चा लोग ये था कॉजेस, क्या थे ये कॉजेस, किसके, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के। सब क्या थे, कॉजेस थे। पॉलिटिकल कॉज में हमने बहुत सारी चीजें देखी, पॉलिसी ऑफ एक्सपांशन, और फिर डिसरिस्पेक्ट ऑफ बहादुर शाह जफर, नाना साहेब का, फिर इलीगल में से बहुत सारी चीजों को हमने देखा। फिर सोशल कॉज में भी हमने इंटरफेरेंस ऑफ कस्टम, फिर उसके बाद इनोवेशन का डर उनके अंदर, फिर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, एक्टिविटीज किसकी, मिशनरी स्कीम, ये सारी बातें हमने देखा। लॉ ऑफ प्रॉपर्टी के ऊपर क्या था, रिलीजियस जगह पे जो लोग टैक्स लगा रहे थे वो देखे हमने, सोशल कॉजेस हो गया। फिर उसके बाद इकोनॉमिकल कॉज में हम लोग ने पूरा अपना इंडस्ट्री के बारे में देखे, डिक्लाइन कैसे हुआ हमारी किसका, रिसोर्सेज का, वेल्थ का ड्रेन कैसे हुआ, ये सारी बातें हमने किसमें देखी, इकोनॉमिक कॉज में देख लिए। और मिलिट्री कॉज में हमने मिलिट्री के बारे में, जो अभी मैंने पढ़ाया है मिलिट्री के बारे में, सारी चीजों को हमने लाइन वाइज देख लिया है। अब इसके अगले वाले लेक्चर में हम लोग क्या देखने वाले हैं कि इमीडिएट कॉज कौन सा था, जो 1857 का रिवोल्ट में जो चिंगारी फूटी थी वो क्या नाम की फूटी थी वो देखेंगे, और कॉन्सिक्वेंसेस, उसके बाद ड्रॉबैक देखने वाले हैं हम लोग इसके अगले वाले लेक्चर में। जब तक के लिए बच्चा लोग, आप लोग अपना ख्याल रखना, टेक केयर, बाय बाय।